नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनावी जंग तेज हो गई है, तो वहीं सभी दलों के नेताओं ने प्रचार भी तेज कर दिया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सभी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रही हैं। इसी बीच क्षेत्रीय दल भी किसी से पीछे नहीं हैं। वो भी लगातार चुनाव मैदान में उतरकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम के दिन आखिर किसका बोल बाला होता है। हिंदू मुसलमान और इसका सिख ईसाई का चुनाव नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ ना तो बीजेपी ने विकास किया, ना कोई मुद्दा है, ना कोई गारंटी है, ना कोई रणनीति है। इसलिए बीजेपी उसी मुद्दों पर आ गई। कभी नाटक करती है। पूरे 5 साल बीजेपी कोशिश करती रही राम जी की यात्रा में दंगा हो जाए, हनुमान जी की यात्रा में दंगा हो जाए, उसमें करवा नहीं पाई। तो अब बीजेपी चुनाव के दौरान नाटक करे, नाटक नहीं चलता। लेकिन जहाँ तक चुनाव अभियान की बात है, बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का मुझे मिल रहा है, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो बड़ा उत्साहित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस उम्मीद से हम चुनाव लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग निकलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत जल्द राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, दिवाली के बाद उन सबका प्रोग्राम बना राजस्थान में आने का, बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारा कैंपेन बड़ा पॉजिटिव है। हमने जो घोषणाएं करी हैं, जो जन कल्याण की हमने बात रखी है, उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और कैंडिडेट्स का, जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रचार में लगातार भीड़ आ रही है। आपने देखा होगा नामांकन के दिन जिस जनसैलाब का अटेंडेंस वहाँ दिखी कांग्रेस के नॉमिनेशंस में, वो इस बात को दिखलाता है कि मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और ये चुनाव लड़ा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। बीजेपी ने कई बार कोशिश की है इसको डाइवर्ट करने की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो जज्बाती मुद्दे हैं, जो ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, मजहब की बात करना, वो तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पब्लिक बड़ी फोकस्ड है, वो डिलीवरी चाहती है, गवर्नेंस चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। और हमारा परफॉर्मेंस बाकी राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो अच्छी तरह सरकार बनाएंगे। जैसे राहुल जी ने कहा, राजस्थान में भी ये अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा। में बहुत आक्रोश है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार से जनता दुखी आ चुकी है। केसीआर ने वायदे करके पूरे नहीं किए। केसीआर की सरकार और उसका तंत्र भ्रष्टाचार में घिरा रहा। 30% कट मनी लेते रहे और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लेकर दिल्ली के शराब घोटाले तक अनेकों घोटालों में केसीआर और उनकी पार्टी और परिवार का नाम आया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में झूठे गारंटी देकर सत्ता में आई थी और 1 साल के अंदर ही कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हो गई। पूरे हिमाचल में ना 1500 रुपए 23 लाख महिलाओं को मिले, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, ना 1 लाख युवाओं को नौकरियां मिली। सारी कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई और ना ही सेब और फलों के उचित दाम मिले। सबको अपनी फसल बहानी पड़ी। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए, उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। सर, लेकिन ऐसा है कि चुनाव का मौसम है, क्या ऐसा है कि आप कांग्रेस को ही लतरा रहे हैं, कांग्रेस में होने के बावजूद, क्योंकि आप भी तो उस पार्टी का हिस्सा है, अगर आपकी बात माने तो। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि
सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने भी कहा ना कांग्रेस से कुछ लोग जो है नफरत करते हैं। कौन लोग हैं? तो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूँ या कोई जानता नहीं जानता, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है, उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा करके अब वो जो आरोप लगा रहे उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। बता दें कि इन दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी की ओर से जनता को बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर सवाल भी उठा रहे हैं। चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत भटनागर जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है 5 राज्यों में चुनावों को जीतने के लिए विधानसभा के, लेकिन चुनावों की शुरुआत से ही कुछ चुनिंदा शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी राजनीति घूम रही है। बात परिवारवाद की कर लीजिए, बात भ्रष्टाचार की कर लीजिए, बात घोटालों की कर लीजिए, बात झूठे वादों की कर लीजिए, बात हिंदू विरोधी की कर लीजिए या बात रिमोट कंट्रोल की कर लीजिए। ये 5-7 ऐसे शब्द हैं बड़े जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव बीजेपी का चुनावी प्रचार के दौरान घूम रहा है। दरअसल इन 5-7 शब्दों के ऊपर इतना फोकस क्यों, ये जनता को समझा दीजिए। आखिर परिवारवाद को क्यों लगातार बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार की बात लगातार बीजेपी 10 साल के बाद भी उठा रही है, घोटालों का जिक्र है, झूठे वादों का जिक्र है। ये तमाम जो ऐसे आपने 5-7 शब्द चुने हैं, इनके पीछे का उद्देश्य जनता को जरा समझा दीजिए। बहुत बड़ा फर्क है धनतेरस का। तो मैं एएनबी न्यूज के दर्शकों को भी और एएनबी परिवार को मैं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। और
माँ लक्ष्मी सबके घर में वास करे, धन दुगनी राज चौगुनी तरक्की दे सबको, मेरा भारत और बहुत आगे जाए, मैं यही कामना करता हूँ। आपने जो सवाल किए, देखिए आपने कहा इर्द गिर्द भ्रष्टाचार की बात करी, क्या हमें आपको आज नजर नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार के अंदर आज जो ईडी आज जो चीजें निकाल रही है, जो दिखा रही है, आज भी अरबों करोड़ों रुपए राजस्थान में निकले, कई सौ लाखों में पैसा निकल रहा है, ये काय का पैसा है? क्या ये सबको पता है? क्या अभी आपने महादेव ऐप का नहीं देखा चुनाव के टाइम में कि एक मुखिया प्रदेश का जो जो जनता का पिता तुल्य होता है, वो जुआरियों से पैसा दे रहा, दिख नहीं रहा भ्रष्टाचार? आज बताइए कि कांग्रेस में कोई है ऐसा जो बच्चा हो कि मैं कहूं जी मैं स्वच्छ हूं और मैं साफ हूं? नहीं, मेरे पे 1 रुपए का मैंने एक टॉफी एक गिलास पानी नहीं पिया किसी का, और स्वच्छ राजनीति करता हूं। तो जनता के बीच में क्यों ना बताया जाए? अगर हाँ जनता को लगता है, जनता को तो पता है, तो बताना भी चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हमने आपके प्रति क्या काम करा क्या नहीं करा वही बताना चाहिए। अपनी बात रखने का 5 वर्ष बाद अधिकार है, रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए। क्या राहुल गांधी जाएंगे रिपोर्ट कार्ड लेके? जहां जहां जा रहे हैं, अभी गए थे कहीं राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे कि मैं केदारनाथ जी गया और मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं आपको हेलीकॉप्टर जाना चाहिए, और मैंने मना कर दिया, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वो तो भगवान भला हो उस बेचारे वीडियो बनाने वाले का, जिसने वो हेलीकॉप्टर की फोटो और उनके दर्शन और उनकी वो वीडियो जो झूठ बोल रहे थे अभी मध्य प्रदेश के अंदर, वो लगाई। जनता बड़ी एडवांस है। तो आशीष जी सब चीजों को जनता को बीच में जाना चाहिए, रखना चाहिए और बोलना भी चाहिए। ये हमसे पूछ रहे हैं बार बार, आप मुख्यमंत्री के नाम नहीं बता रहे, आप मुख्यमंत्री के नाम नहीं बता रहे। अरे भैया जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अच्छा ही बनेगा, और प्रदेश की प्रगति के लिए और विकास को आगे लाने के लिए बनेगा। पहले तो आप अपना तो फैसला कीजिए। जो आपके अलायंस बने हैं साथ में, जो एक आपने गुट बनाया है सब भ्रष्टाचारियों को बचने का और बचाने का, उसको बताइए ना कि केजरीवाल साहब 10 वादे करके आए, उनको कैसे करेंगे आप? 70 सीटों पे लड़ रहे हैं आदरणीय अखिलेश जिन्हें आप बोलते हैं, उनका भी तो जवाब कम से कम आपको जनता के बीच में देना है ना कि आपका अलायंस जो है, हम तो पूछते हैं कि भाई आप ठीक है, हम अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर भ्रष्टाचारी है तो बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने क्या भ्रष्टाचार करा। बताइए कौन सा मंत्री जेल में है? आप 24 का जो अलायंस है, आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं? इसीलिए ना कि आज आपकी पोल पट्टी खुल रही है। आज सारा का सारा अलायंस जितना भी 24 का 24 है जमानत पे है। तो सब चीजें आशीष जी दिख रही हैं और चीजों को रख रहे हैं। हमारा आज जनता बहला मुस्लिम नहीं है, ये मोबाइल बड़ा एडवांस है, नेट बहुत बड़े चलता है गांव देहात में भी, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी आशीष जी। आदित्य जी जवाब दे दीजिए। पे इन्होंने बोला, उसके बाद फिर इन्होंने कहा बहुत सारे लोग जितने विपक्ष के लोग हैं सब जमानत पे हैं, और ये शायद ये भूल जाते हैं कि इनके बहुत सारे नेता इनके भी जमानत पे हैं, और जो जमानत पे होते हैं उनको ये अपने पार्टी में बुलाकर उप मुख्यमंत्री जैसे पदों से नवाज देते हैं और उनको ज्वाइन कराकर उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो भूल जाते हैं शायद भ्रष्टाचारियों का कितना साथ इस समय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। उन्होंने खुद ही बोला था मंच से और फिर खुद ही उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो भ्रष्टाचार को लेकर हमारे प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था जिस दिन उन्होंने अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया था। रही बात भ्रष्टाचार की, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भूल जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, बीएस येदियुरप्पा जी जेल काट के आ चुके हैं उनके भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, रेड्डी ब्रदर को भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो इनके यहाँ जाते ही तुरंत वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। और रही बात केदारनाथ यात्रा की, तो शायद हमारे साथी बोल रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा तो है ही 19 किलोमीटर की यात्रा है। राहुल गांधी जी ने कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की हुई है। तो चुनाव में आप इसको अगर मुद्दा बनाना चाहते तो बनाइए, जनता सब जानती है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मोबाइल सबके पास है, सब लोग जानते हैं,
और परिवारवाद जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इनका परिवारवाद इनको दिखता ही नहीं। जैसे कि बीसीसीआई ने कितने सारे नियम बदलकर जयशाह जी को सेक्रेटरी बनाए रखा लगातार दूसरी बार। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये खुद करते हैं और इनको नहीं दिखाई देता। हम तो जा रहे हैं राजस्थान में, हमने क्या किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम क्या करेंगे उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि बताकर जनता के बीच में वोट मांग सके। 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते इनके दिन बीत जा रहे हैं, पर एक भी कांग्रेस के नेता का नाम ये बता दें जिनको 2.2G घोटाला और तमाम तरह का घोटाला था उसको इन्होंने जेल में भेजा। ये साबित नहीं कर पाते और ये साबित करना भी नहीं चाहते। ये 10 साल बीत गए पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उस मामले को निपटाना भी नहीं चाहते। ये केवल ईडी सीबीआई सारे चुनाव में एक्टिव करके और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां इनकी ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, कांग्रेस के प्रत्याशियों का घर खंगालने लगती है, आईटी की रेड डलवाने लगते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है देख के कि इनकी चीज है चुनावों की। ये जब नहीं जीत पा रहे तो इनके पास कोई प्रधानमंत्री का जो एक चार्म हुआ करता था कि वो जो कहते थे जनता सच मान लेती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने मंचों से इतना झूठ बोल दिया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख खातों में दे देंगे। इस तरह के तमाम झूठे वादे जो प्रधानमंत्री जी ने मंच से किए थे जनता सब देख चुकी है और जनता उनके वादों से ऊब चुकी है। इसीलिए अपने आप आपने देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, पूरे चुनाव को इन्होंने बजरंग बली के नाम पर लड़ा और हमने वहां पर इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ 50% की जो इनकी भ्रष्टाचार की सरकार थी उसके खिलाफ लड़ा और जनता ने हमको मैंडेट दिया। वही हाल हिमाचल प्रदेश का रहा, हम विकास की बात करते रह गए और ये लगातार भ्रष्टाचार परिवारवाद वही इनका जो 10 साल पुराना चीजें थी उसी पे आज भी ये चल रहे हैं। इनकी खुद की 10 साल की सरकार पर ये खुद ही सवालिया निशान लगा देते हैं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया भ्रष्टाचार को लेके। इन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जितने खाने वाले थे सब विदेश भाग गए इन्हीं के कार्यकाल में। एसबीआई रो के कहती रह गई कि रोको रोको, उसके बावजूद उनका वीजा पासपोर्ट सब बनता चला गया। तो पहले अपने आप को देखिए, बाकी कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। जो हमने राजस्थान में सफल योजनाएं दी, लोक कल्याणकारी योजनाएं दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार हो वहां भी हमने जन कल्याणकारी योजनाएं दी और उसी के आधार पर हम हर जगह चुनावों में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहां पर हमारी सरकार है वहां पर हम रिपीट करेंगे और जहां नहीं सरकार है वहां जनता हम पर पूर्ण विश्वास करेगी। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय तिवारी जी, आपके पास आऊँगा। क्या लग रहा है इन 5 राज्यों के चुनावों में, जिस तरह से बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द दोनों ही राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पूरी तरह से परसेप्शन का खेल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक परसेप्शन बनाया जाए, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बनाना चाहती है और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बनाना चाहती है और उसी परसेप्शन के सहारे जनता को कहीं ना कहीं लुभा कर जनता का वोट लेने की कोशिश हो रही है। आशीष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, भारत देश की 140 करोड़ जनता को धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की और पूर्वांचल द्वारा विकसित छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सही है, चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करना, एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन दिखाकर उन्हें हराने का प्रयास करना या एक दूसरे को कमियां गिनाना, ये मामूली बात नहीं है। ये बिल्कुल अक्सर होता रहता है। बहुत
साधारण बात है, हर आदमी एक दूसरे की कमियां दिखाता है। लेकिन दोनों, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैंने दोनों वक्तव्य को सुना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको जीतने का पूरा अधिकार है, तब जब जनता के प्रति वह सच्चे ढंग से काम कर रहा हो। यदि कांग्रेस के लोगों में जो कमियां रही हैं कि जनता की बीच की आवाज को सही ढंग से जन आंदोलन की तरह उठाया नहीं गया, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वालों ने जनता के बीच जाकर सही ढंग से काम नहीं किया। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त से पहले सांसदों की मीटिंग की और सांसदों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाइए और जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं जुड़ेगा उसकी टिकट काट दी जाएगी। बिल्कुल अजय जी, ये एक बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं। मैं इस पर एक बार पहले प्रदीप भटनागर जी से थोड़ा जवाब भी ले लेता हूं। मैं आता हूं आपके पास। भटनागर जी, ये अभी जो बात अजय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बैठक भी ली और लगातार इस तरह के फीडबैक आए भी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो मौजूदा समय में सांसद भी हैं, कुछ तो मंत्री भी हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं उनकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे कम हुई है। ऐसा आखिर क्यों लगातार हो रहा है? कई ऐसे चुनाव थे जहां पर बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा और कई ऐसे थे जहां पर बीजेपी ने हराया भी। लेकिन जो प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है कि आप जनता के बीच रहिए, कार्यकर्ताओं के काम कीजिए, पदाधिकारियों को मान सम्मान दीजिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस फॉर्मूले से जो बीजेपी के नेता चुन चुके हैं, चुनकर जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, वो थोड़ा सा इससे कहीं ना कहीं अलग हटकर चलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि किस नजरिए से आप देख रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं पहली चीज तो, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ऐसा अगर टिकट दी गई है और सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद दी गई है, तो ये एक शैली है भाजपा की कि दिखा सकती है कि हमारा कार्यकर्ता वो केंद्रीय मंत्री से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकता है और विरोधाभ्यास नहीं है। ये आपके सामने है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितने भी हमारे आदरणीय सांसद हैं, आदरणीय विधायकगण हैं या पार्षदगण हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जनता के पास और जनता के सामने और जनता के फेस टू फेस मिल के आपने वोट मांगा और जीत के भेजा, तो रिपोर्ट कार्ड चाहिए। नहीं तो आप तभी टिकट के हकदार है, क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है। और भाजपा जब कोई चुनाव लड़ती है, चाहे पंचायती चुनाव हो चाहे नगर निगम चुनाव हो, तो गंभीरता से लड़ती है। चाहे वो दिल्ली, चाहे वो यूनिवर्सिटी चुनाव चुनाव तरीके से लड़ेगी। ये नहीं एक तीरंदाज पॉइंट है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे आप हो या मैं हूं, जिसमें क्षमता जीतने की तो लड़ाई उसमें केंद्रीय मंत्री उतारे हैं क्योंकि उनकी छवि है। आपसे अभी काम की बात करेंगे। देखिए, आदरणीय पटेल साहब टूरिज्म मंत्रालय देखते हैं और हमने आपने खुद ने देखा भी है कि हमारे देश में और प्रदेशों में क्या क्या विकास हुआ और केंद्र ने टूरिज्म मंत्रालय ने क्या किया, कुछ भी नहीं है। सिंधिया जी को ले लीजिए, कितने एयरपोर्ट बन रहे, क्या बन रहे, सारा रिपोर्ट कार्ड छापते हैं और मीडिया के माध्यम से बताते हैं और खुद केंद्रीय मंत्री आके बताते हैं। आप कृषि मंत्री जी को देख लीजिए, भाई उन्होंने अगर मंत्री में काम करा तब तो कृषि मंत्री बने, तो ये रिपोर्ट कार्ड तो देना पड़े, तो ये मुझे भी देना पड़ेगा। तो ये पंजाब की तरह सिद्धू जी नहीं है कि आके अपने अध्यक्ष से भिड़ जाएंगे और सारी शर्तें 13 की 13 मनवा लेंगे। ये अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हो और खुद ही भिड़ गए वो मुख्यमंत्री के लालच के अंदर। ये भाजपा है और भाजपा ने दिखाया उत्तराखंड के अंदर भी कि जब मुख्यमंत्री चेंज किया जाता है तो किस तरह चेंज किया जाता है। कांग्रेस हिम्मत करके दिखाए ना, छत्तीसगढ़ में देखा था ना, हाथ जल गए थे, राजस्थान में देखा था ना, हाथ पूरे कंधे तक जल गए थे, फूक गए थे। और साहब यहाँ बैठ के कांग्रेस के साथी मेरे कह रहे थे कि मुझे परिवारवाद सिखा रहे थे। बहुत लंबे टाइम तक गांधी परिवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था। आप लोग जय शाह की बात करी, वो
बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। मैं बता देता हूँ आपको, राजीव शुक्ला जी आज से नहीं, आपके बहुत लंबे टाइम से आज भी बीसीसीआई में हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इस तरीके से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाता कि कभी राहुल गांधी जी, कभी सोनिया जी, और कभी राहुल जी, कभी सोनिया जी। मैं आऊंगा आदित्य जी, यहाँ बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट खत्म कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं परिवारवाद की अगर आपने बात करी है ना, तो रक्षा मंत्री के जो बेटे हैं वो पहले संगठन में काम किया उन्होंने, संगठन के बाद 8 वर्ष करने के बाद में टिकट मिली, और आज तक केवल विधायक ही हैं। तो चीजें मैं आपको संज्ञान में दे दूं कि आपके खड़गे जी जो हैं कर्नाटका में मंत्री हैं उनके लड़के, और खड़गे जी को भी ईडी ने बुला रखा है, मगर ये नहीं बताया आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों बुलाया था मेरे को। आज तक आपने भी नहीं बताया कि राहुल जी पे क्या मुकदमा है। आप भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं मगर अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताते। और हाँ, आप क्या कह रहे साहब, अजीत पवार जी के बारे में कह रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में कह रहे थे, किसके टाइम में घोटाले करे उन्होंने? कांग्रेस की सरकार थी ना, आपका तो गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए हफ्ता मांगता पुलिस से, जिसे जेल जाना पड़ा, और मंत्री को भी जेल जाना पड़ा, उस पर आपके कोई जवाब नहीं है इसके। और हाँ, और आप क्या कहते साहब कि वो पैसा लेके भाग गए भगोड़े, राहुल गांधी जी के साथ कौन सी इन्होंने मीटिंग कर दी 5 स्टार होटल के अंदर मोदी फैमिली ने, जो बता दीजिए। क्या एक ही दिन में लोन हो गए थे हजारों करोड़ रुपए के? जवाब तो दे दीजिए, सवाल तो आप करते हो मगर बैग राउंड पे नहीं जाते हो। समस्या पूरे कांग्रेस लोबी में कमी है ठीक है। साहब। आशीष जी मैं खत्म कर रहा हूँ, आज में 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। बड़ी गंदी कमी है कांग्रेसियों में। आ रहा हूँ आदित्य जी आपके पास। वो 10 वर्ष 14 वर्ष पुरानी बातें लाएंगे आज नई चीजों को लेके। हम तो चुनाव के बारे में करें, हम तो आपकी पोल खोला काम चलाया और आपने भी चलाया कैंपेन, और हम आज वो काम कर रहे हैं जो आपने एयरपोर्ट पे नारा लगाया था ना कि मोदी तेरी कबर खोदेगी। कांग्रेस तेरी जो कबर खोदी है ना हमने कांग्रेस की, उसको कितनी गहरी और करनी है, आज उसका काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास और जवाब लूंगा मैं आदित्य जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले भटनागर साहब कई सवाल उठा रहे थे, जवाब दे दीजिए। देखिए, भटनागर साहब जी ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बड़ा मंत्रालय अच्छा चला, इस वजह से उनको दोबारा मंत्रालय मिला, और विधानसभा का चुनाव भी इसीलिए लड़ाया जा रहा है। तो हमारे साथी ये शायद भूल गए कि वही कृषि मंत्री थावरचंद गहलोत थे जब 700 किसानों की शहादत हो गई थी, और उनका गुनाह बस इतना था कि वो चाह रहे थे कि कृषि बिल लागू ना किया जाए, और उसको रोकने के लिए वहां धरना दे रहे थे। तब उनको हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, ये पूरे देश से छिपा नहीं है। और जब 700 किसानों की शहादत हो गई, तब जाके हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की आंख खुलती है, और उसके बाद जाकर आपने देखा क्या हुआ, यू टर्न लेना पड़ा कृषि बिल पर। और आज उनका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर मेरे साथी कबर खुदने की कांग्रेस की भी बात कर रहे थे, तो ये भूल गए कि इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में आज क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार थी, चली गई। कर्नाटका में हमारी सरकार बनी, छीन के इन्होंने अपनी सरकार बनाई, फिर भी वहां चली गई। तो लगातार जनता बता रही है कि मुक्त कौन हो रहा है, जा कौन रहा है, आ कौन रहा है, ये किसी से अछूता आज नहीं है आज के डेट में। तो ये कहना, और परिवारवाद पर जब मैंने प्रश्न किया, जयशाह जी का नाम ले लिया, तो पंकज सिंह की तरफ पूरी बात को मोड़ दिया, पर ये नहीं बताया कि जयशाह जी ने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम पास किया था कि उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, फिर दोबारा बना दिया गया, ये नहीं बताया हमारे साथी ने। पीयूष गोयल जी भी शायद परिवारवाद का ही हिस्सा है। दुष्यंत सिंह जी बहुत ज्यादा दिन संगठन में नहीं काम किए हैं, राजस्थान के आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं। ऐसे आप यहाँ पार्टी में जब कर्नाटका का इलेक्शन हुआ, 33 ऐसे प्रत्याशी थे जो किसी के दामाद, किसी के भाई, किसी के भतीजा, किसी के कुछ रिलेटिव थे। तो इस तरह से परिवारवाद जब आप अपना देख लीजिएगा, तब कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाइएगा। आपने कहा गांधी परिवार के पास पार्टी इर्द गिर्द नाचती रही और इन लोगों ने काफी समय तक पार्टी में अध्यक्षता की। तो हमारे यहाँ तो फेयर प्रोसेस है,
राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ने का उचित नहीं समझा, ना कोई लड़ा और राहुल जी अध्यक्ष हुए। बिल्कुल हुआ था चुनाव, आप जाके पता कर लीजिएगा, आपको मैं इसका सबूत भी दे सकता हूं। हमारे यहाँ फेयर है, आपके तरह नहीं कि घोषित कर दिया कि आज चड्ढा जी हो गए, आज नड्डा जी हो गए, आज ये हो गए, आज वो हो गए अध्यक्ष। इस तरह से हमारा संगठन नहीं चलता। हमारे यहाँ फेयर इलेक्शन प्रोसेस है और उसी के तहत हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है, जिसमें हमारा जो पीसीसी सदस्य है उससे लेकर एआईसीसी सदस्य तक वोट करते हैं। और इनके यहाँ ये नियम नहीं है, इनके यहाँ जो आरएसएस ने डिसाइड कर दिया वही अध्यक्ष हो जाता है और वही संगठन को चलाने लगता है। खैर कई बार देखा गया जेपी नड्डा जी को कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ढकेल के फोटो खिंचवाने लगते हैं, तो कभी हमारे गृह मंत्री जी ढकेल के फोटो खिंचवाने लगते हैं। उन सब पर मैं नहीं जाऊंगा, रिमोट कंट्रोल किसका किसके पास है। और रही बात चुनावों की, तो लगातार हम अपने कार्यकाल में हमने क्या किया, राजस्थान में हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ में हमने, कर्नाटका में क्या कर रहे हैं और हिमाचल में क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और ये पूरे चुनाव में आपको मैं बता दूं आशीष जी, जब हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप उनका वो करवाइए जनसंख्या वाला और सारा, तो उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे, जातीय जनगणना की चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरह से तमाम कांग्रेस जो बात रखती है उसको भटकाकर ये मुद्दा लाएंगे मंदिर का, ये मुद्दा लाएंगे जातिवाद का, ये मुद्दा लाएंगे धर्मवाद का, क्षेत्रवाद का। पर लगातार हम विकास की बात कर रहे हैं, हम लोगों के लाभकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं और उसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जनता समझदार है, जनता देख रही है। हिमाचल में उन्होंने भाजपा को हटाकर कांग्रेस को सत्ता दी, कर्नाटका में बुरी तरह भाजपा को हराकर कांग्रेस को सत्ता दी और निश्चित तौर पे आने वाले समय में तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहां पर भी इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाई थी। और इन्होंने एक बताया कि फिर मैं उस पे आऊंगा कि रिपोर्ट कार्ड देख के जो विधानसभा का टिकट दिया गया, इन्होंने नाम ले लिया था हमारे पूर्व साथी रहे सिंधिया जी, आज उन्होंने उद्यन मंत्रालय संभाला, उनके रहते एयर इंडिया को बेच देना पड़ा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये देश और चीजों को पीएसयूज को संभाल नहीं पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनको एक एक करके बेचते जा रहे हैं। पीएसयू स्थापित करने के मामले में शून्य है और पीएसयू बेचने के मामले में नंबर 1 पर है। तो इस तरह से इनकी सरकार सब देख रहा है। आज महंगाई चरम पे है, हम 500 में सिलेंडर देने की बात करते हैं, कहते हैं कहां से दोगे। हम जनता को कोई योजना देने की बात करते हैं, ये कहते हैं हम तो पैसा ही नहीं भेजने वाले, केंद्र से कहां से दोगे। तो इस तरह से जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो सबको, कोई उससे अनभिज्ञ नहीं है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। ठीक है अजय तिवारी जी, 5 राज्यों के चुनाव है, सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं 24 का, और ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी सरकार बनेगी फायदा भी उसको होगा और जिसकी सरकार नहीं बन पाएगी नुकसान भी उसको होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या सियासी माहौल दिखाई दे रहा है, किसकी दिवाली बनेगी और किसका नुकसान आपको होने का अंदेशा जताई दे रहा है? आप देखिए, केवल चुनाव में क्या बांटे ताकि वोट हासिल हो जाए, क्या ऐसा करें जिससे बाहुल्य बन जाए, हिंदू बाहुल, मुस्लिम बाहुल, मंदिर बाहुल, जाति बाहुल। इसके अलावा अगर कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने का काम किया। अभी ये महिलाओं को भी फ्री में दे देंगे, कांग्रेस में गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे। लेकिन ये सब पार्टियां विकास क्या मानती हैं? क्या विकास यही है कि किसी को फ्री में दे दिया जाए? कि क्या ये विकास नहीं है? एक भी पार्टियां बताएं जिन्होंने, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किस पार्टी ने अपने क्षेत्र में कितने सरकारी अस्पताल बनाए हैं, कितने सरकारी स्कूल खोले हैं? मिडिल क्लास के लोगों से टैक्स को लेकर लो क्लास के लोगों को बांट देना क्या इनके घर का धन है? ये नहीं समझते कि
अगर हमको बांटना ही है तो भारत देश के प्रत्येक राज्य के पार्टी, जो चाहे जिस पार्टी का हो, किसी ने भी पेट्रोल पर डीजल पर जीएसटी लगाने का काम किया या किसी ने पेट्रोल डीजल को कम करने का काम किया? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि इस धन से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बड़ा धन मिलता है। तो बड़ा धन लेकर के बांटेंगे, प्रलोभन देंगे और वोट लेंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। क्या है, आज सभी पार्टियां सुन लीजिए आदित्य जी, बात को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी अच्छे काम करने के बावजूद भी युवा बेरोजगार है। इतने अच्छे काम करने के बाद भी आज महंगाई है। इतने अच्छे काम में मैं कहता हूं विपक्ष भारत देश की सबसे बड़ी मजबूत ताकत होती है और जो सरकार होती है उसी से विपक्ष सवाल पूछता है। अगर सरकार में कमजोरी है तो विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन, जनता के हित की आवाज करना, जनता के आवाज उठाना जंतर मंतर पे हो सकता है, सड़कों पर हो सकता है, लेकिन केवल टीवी पे रह गया है। आप टीवी पर कुछ भी बोल दीजिए। जनता इस बार 5 राज्य के चुनाव में निश्चित तौर से अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखते हुए और इन पार्टी के विधायकों को चुनाव जीतने का काम कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के प्रत्याशी सेंट्रल मिनिस्टर को उतार दिया। क्यों उतार दिया भाई? क्या उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है ये मेरे कार्यकर्ता है, ये सांसद भी बन सकते हैं, ये विधायक भी बन सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये राजनीतिक समीकरण कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री ने 65 साल से उम्र के 75 साल तक के सांसदों की बीच की कड़ियों को कम करने का काम किया, क्योंकि 305 सांसद में 165 सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें लगभग आप 165 सांसद 65 साल से 70 साल की उम्र के, और जो जनता के बीच बहुत कम जाते हैं। शायद इसीलिए इन्होंने हर राज्य में अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया और उस सांसद में भटनागर जी बात कांग्रेस ने उस पर जो ये कटाक्ष किया है, इस कटाक्ष की बजाय यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कमियों को जनता के बीच आंदोलन के रूप में निखारने का काम करती, तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं कि प्याज के नाम पर सरकार गिर सकती है तो टमाटर की महंगाई पर भी सरकार गिर सकती थी। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। आदित्य जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल जो अजय जी उठा रहे थे उस पर आपका क्या कहना है, बता दीजिए। देखिए, फिर से मैं बताऊंगा कि हमने चाहे राजस्थान हुआ चाहे छत्तीसगढ़ हुआ, वहां बहुत अच्छी सरकार चलाई। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में 23,41,935 किसानों ने इस बार 2022-23 में एमएसपी पे अपना धान बेचा और पूरे देश में सबसे ज्यादा धान पर एमएसपी देने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ है। हम 9,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देते हैं किसानों को। गोधन न्याय योजना जैसी योजना जिसको राष्ट्रीय पटल पर भी कई सम्मान प्राप्त हुए, राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा गया, उसके तहत हम 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए लीटर गोमूत्र खरीद रहे हैं किसानों से। 400 यूनिट बिजली तक हाफ कर दिया है बिजली, और किसानों का 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। वृद्ध श्रमिकों की जिनकी आयु 60 साल पार कर जाती है, छत्तीसगढ़ में एक मुश्त उनको 20,000 रुपए का सहयोग राशि देकर प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जा रहा है। और रही बात छत्तीसगढ़ में
तमाम ऐसी योजनाएं लाभकारी कृषकों को लेकर, नौजवानों को लेकर, और हमारे साथी अजय जी बोल रहे थे स्कूल खोला हो या, तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल कई सारे खोलने का काम किया है। स्वामी अवशेषानंद स्कूल करके है, वहाँ तमाम स्कूल ऐसे खोले गए, और छत्तीसगढ़ में ही नहीं राजस्थान में हम भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, जिसमें 2-2 हेलीपैड भी है छत पर। इस तरह 40 तल का वो अस्पताल है, जिसमें प्राथमिक उपचार से लेकर सारी ऑपरेशन की व्यवस्था एक ही छत के नीचे होगी। सारे ट्रांसप्लांट वहीं किए जाएंगे, सारी सर्जरी की जाएगी। और महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने लगातार वहां कैंपेन चलाए। और आपको बता दूं हायर एजुकेशन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी टॉप करता है उसको हम 20,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं और विदेश में अध्ययन करने का मौका। लेकिन बस उसकी एक कंडीशन है कि जो छात्र हो वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पास किया हो या सरकारी इंटर कॉलेज से पास किया हो। उसको विदेश में 4 वर्षीय कोर्स के अध्ययन का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। वहां पर राजस्थान में हमने वृद्ध कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि, उसमें हम 12th पास आउट छात्राओं को स्कूटी देने का काम करते हैं। और जो ठीक है अजय जी, टॉप करती हैं। अजय जी जो कह रहे थे मेन सवाल वो है आदित्य जी, अब सर क्या क्या सरकार कर रही है ये ठीक है, मुद्दे पे आप ये बताइए कि अब जहां पर जो बात अजय जी उठा रहे थे उस पर सरकार ने क्या क्या किया या सरकार क्या क्या कर रही है ये आपने गिनवा दिया, लेकिन सवाल 2-3 बड़े यही हैं सीधे तौर पर कि सरकार अगर आपके इतना काम करती है तो क्यों जनता के बीच पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती। हालांकि हिमाचल और कर्नाटक एक उदाहरण है जहां पर अब कांग्रेस को इस बार जनता का साथ मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस ने जो उम्मीद रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की वैसे परिणाम नहीं आ पाए। देखिए, बात होती है चुनाव में सेंटिमेंट्स की और तमाम ऐसी चीजें जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हथकंडे इस्तेमाल करती है। जैसे वो पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, राम नाम पर डाइवर्ट करेंगे, भगवान के नाम पर डाइवर्ट करेंगे, और तमाम ऐसी चीजें जैसे उन्होंने कर्नाटका में प्रयास किया था, राजस्थान में आज के टाइम में कर रहे हैं। पर जनता को ये समझना होगा कि योजनाएं जो हमने चलाई हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अभी खेती सिलाई योजना के तहत राजस्थान में 63,000 से लेकर 90,000 पर आऊंगा मैं आपके पास प्रदीप भटनागर जी, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास प्रदीप भटनागर जी। सवाल अजय जी बीजेपी की कुछ पॉलिसीज और बीजेपी के नेताओं को लेकर भी उठा रहे थे, जवाब दीजिए। अच्छा जी, ऐसा है, मैंने बातें में सुना विकास के बारे में, अच्छी बात है। अब प्रदेश की जनता ने आपके विकास पर उसके काम कर रहे थे। साहब थोड़ा सा बताइए ना कि पूरे भारत में बलात्कार में नंबर 1 क्यों हो गया राजस्थान, उसके पे कोई जवाब नहीं है। आज मेडिकल की सुविधाओं को लेकर गांव देहात तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, ठीक है जी, उस पर जवाब नहीं आया कि पानी जो पानी की जो वादे करके आप सरकार में आए थे, बात पूरी हो जाए आदित्य जी, आऊंगा मैं आपके पास, सुन लीजिए एक बात। वो आज भी पानी ढूंढ रहे हैं बेचारे, वो आजकल पानी नहीं पहुंचा। ये मेडिकल की बात करें, बहुत बड़े हॉस्पिटल की बात करें, जिसकी अभी नींव भी खुदी है, जिसकी जो कैसे बनेगा। तो ये चीजें हैं जो 5 वर्ष मुख्यमंत्री की लड़ाई में रहे, आज यहाँ पे को बता रहे हैं कि हमने ये विकास करा, वो विकास करा। कब करा? इन 4-6 महीनों में, जब चुनाव की प्रतिक्रिया में आ गए। आप सोचो, जो लोग प्रदेश के 10 लाख मास्क चुरा के जो 24 अकबर रोड भेज देते हो, वो मेडिकल की आप करें। जो लोग आईसीयू के बेड भेज देते हो नर्सिंग होम वालों को, कोविड के इंजेक्शन जो गड्ढे में छुपा देते हो, दबा देते हो सरकार को बदनाम करने के लिए, वो यहाँ के मेडिकल सुविधाएं बता रहे। और साहब एक बात तो बता दीजिए, आज देश के अंदर राजस्थान बलात्कार में और दंगों में नंबर 1 कैसे हो गया? अब तक जो कन्हैया कुमार जो सर तन से जुदा हो हुआ, आज तक उसे मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि सरकार में पैसा नहीं है। वो गांधी परिवार को भेजे या वो अपने खर्चे चलाए। प्रदेश में ये पूछ रहे विकास की बात कर रहे थे साहब, मुझे ये तो बता दीजिए 2017 में जो 6 पॉइंट समथिंग बेरोजगारी राजस्थान में थी, आज 27% कैसे पहुंच गई?
आप स्कूटी की बात कर रहे थे सर, कब थोड़ा सा तो आप लज्जा रखिए। जो बात करते थे बेटी हूं लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बेटी आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गई। और उन बेटियों को भी बलात्कार, ब्राह्मण की बेटी, दलित की बेटी के साथ जो बलात्कारियों ने, जो गैंग जो हुए, गैंग बलात्कार, मैं थोड़ा सा शब्द विहीन हो रहा हूँ, उन पे तो कभी आंसू नहीं आया आपके। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। मुझे तो बता दीजिए कि जब सरकार थी आदरणीय रमन सिंह जी की, उस समय कर्जा 40% था, आज वही कर्जा 64% पहुंच गया। कैसे पहुंच गया साहब? आज भी नक्सलवाद खत्म आप नहीं कर पाए, नक्सल क्षेत्र में आज तक सुविधा आप नहीं दे पाए, मेडिकल सुविधा आप नहीं दे पाए। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, आप चीज तो गिना रहे हैं। आपने कौन से किसान का कर दिया? अरे भाई किसी गरीब किसान का तो बताइए ना, जो 2 बीघे 4 बीघे वाला हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आदित्य मैं जी खत्म कर जवाब रहा दे हूँ कर्नाटक दीजिए। में सर। नहीं एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। अभी मेरे पास कर्नाटक वक्त का अभाव है। भटनागर हिमाचल साहब भी। 30 सेकंड में संक्षिप्त में खत्म कीजिए। खत्म कर रहा हूँ। अरे साहब आप अभी हिमाचल गिना रहे थे, कर्नाटक गिना रहे थे, गुजरात भी गिना दीजिए, पंजाब भी गिना दीजिए। पंजाब की गिनती नहीं आई ना गुजराती गिनती आई आपकी। तो हिमाचल में क्या वादे करके आए थे आप? वो सब वादा पूरा कर दिया। बैटरी आपने 3 दिन में तो डीजल महंगा कर दिया। कर्नाटका में 8 घंटे लाइट नहीं है, हैं? अब वहां पे ट्रांसपोर्ट सुविधा आपने महंगी कर दी, जो कि आप पे पैसा नहीं है। जो आप देना चाहते थे पेंशन वाला, वो अब तक जारी नहीं कर पाए। 20,000 अब तक कर्मचारी तनख्वाह मांग रहे, बेचारे रोडवेज हिमाचल के मांग रहे, उन्हें दे नहीं पाए। आपने क्या करा? आपने बताइए ना। अरे प्रियंका जी ने बोला था जी पहली मीटिंग ठीक में है, पारित कर देंगे हम। वक्त नहीं है मेरे पास। आदित्य जी जवाब दीजिए जल्दी से। बोलिए आदित्य जी, जवाब दीजिए। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने ठीक है, भटनागर साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अब। भटनागर साहब ने बहुत सारी बातें ठीक कही, है। लेकिन भटनागर साहब ने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया। क्लियर इन्हें ये नहीं पता है कि आज बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे नहीं है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। आप पहले जाकर पता कीजिए। और दूसरी चीज, आपका विधायक, आपका सांसद रेप जैसे केसों में आपके विधायक और सांसद संलिप्त पाए जाते मैं अभी हैं। आप लेटेस्ट उसमें बात ध्यान कर रहा हूं दीजिए। श्रीमान। भागिए आप मत। उत्तर प्रदेश अरे की भागिए बात मत। कीजिए, अब उत्तर आप प्रदेश भागोगे में या आपके छोड़ क्या गया? हाल है। आप स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करते हैं, सांसद का लड़का, सांसद बिलक बिलक के रोते रह गए। 8 घंटे लाइट नहीं है राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर। किया गया, आप उसकी बात कीजिए। हिमाचल में आपके विधायक जाते नहीं है जनता से मिलने के लिए। आपने नहीं बताया। अरे महादेव ऐप क्या है? एक सूबे का मुख्यमंत्री जुआरियों को सपोर्ट कर रहा है, जुआरियों से पैसा हफ्ता वसूली कर रहा है, और मुख्यमंत्री का क्या होगा बताइए ना। अरे महादेव ऐप से पैसे ले रहा है मुख्यमंत्री आपका, उस पर क्या जवाब है? बताइए कि आपने क्या किया। अरे महादेव ऐप का पैसा कहाँ आया भाई? ठीक है, मुख्यमंत्री ने कैसे महादेव का पैसा मंगा लिया ऐप का, वो बताइए ना बैठ के। भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार भ्रष्टाचार का नाम बताइए आप। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, रुक जाइए आज। ठीक है अजय जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड में, जल्दी से, वक्त नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भटनागर साहब रुक जाइए। अजय जी फाइनल कमेंट चाहूंगा 30 सेकंड में। फ्रीडम 251 भूल गए क्या भाई साहब? फ्रीडम 251 मोबाइल आवाज मिल रही है अजय जी? ठीक है आदित्य जी, भटनागर साहब ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।